दोस्तों जरा सोचिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर आप घूमने निकले हैं, सुबह का वक्त है और अचानक आप देखते हैं कि कुछ लोग कंधों पर एक शव उठाए हुए चले आ रहे हैं। सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ शव, ठीक वैसे ही जैसे किसी की अंतिम यात्रा हो। साथ में नारे लग रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ है और ये पूरा काफिला संसद की तरफ बढ़ रहा है। पहली नज़र में तो कोई भी घबरा जाए कि भाई हुआ क्या, किसकी अर्थी है, किसका जनाजा है, कौन गया इस दुनिया से। लेकिन जब पास जाकर के देखा तो पता चला कि ये किसी इंसान की अर्थी नहीं, ये किसी की लाश नहीं, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था की अर्थी है। ये मरी हुई पढ़ाई का जनाजा है। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। कल जंतर मंतर पर बिल्कुल यही हुआ। हजारों की तादाद में छात्र पहुँचे, युवा पहुँचे, बच्चे पहुँचे और उन्होंने एक सांकेतिक शव यात्रा निकाली और वो शव थी शिक्षा की। उन्होंने कहा कि इस देश में पढ़ाई मर चुकी है, रोजगार मर चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मर चुके हैं और जब कोई मर जाता है तो उसे अंतिम संस्कार करना पड़ता है। तो चलिए हम भी इस मरी हुई शिक्षा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है कि छात्र खुद अपनी शिक्षा की अर्थी उठा करके सड़क पर निकल आए हैं। जिनके लिए स्कूल बनाए गए थे, जिनके लिए कॉलेज बनाए गए थे, जिनके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई मर चुकी है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये उस सिस्टम पर बहुत बड़ा तमाचा है जो हर साल भाषण देता है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कैसा विश्व गुरु? जिसके अपने बच्चे अपनी शिक्षा की अर्थी उठाए घूम रहे हों, वो विश्व गुरु कैसे बनेगा? पहले अपने घर में तो पढ़ाई जिंदा रखिए, फिर दुनिया को पढ़ाने चलिएगा। दोस्तों ये प्रदर्शन असल में शुरू हुआ था सोनम वांगचुक के अनशन से। सोनम वांगचुक 20 दिन से ज़्यादा भूख हड़ताल पर बैठे रहे, लद्दाख की मांगों के लिए, छठी अनुसूची के लिए, स्टेटहुड के लिए, और उनके साथ धीरे धीरे छात्र भी जुड़ते चले गए। क्योंकि सिर्फ लद्दाख की समस्या नहीं है, छात्रों की भी समस्या है। पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, परीक्षाएं टाली जा रही हैं और सरकार सुन नहीं रही। तो सारे मुद्दे मिलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गए और उसी आंदोलन का हिस्सा है ये सांकेतिक शव यात्रा। छात्रों ने कहा कि जैसे किसी मरे हुए इंसान का अंतिम संस्कार करते हैं, वैसे ही हम अपनी शिक्षा का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। संसद तक ले जाएंगे इस शव को, ताकि सांसदों को दिखे, ताकि मंत्रियों को दिखे, ताकि उस सिस्टम को दिखे जो अपने कानों में रुई डाल करके बैठा हुआ है और आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है और मुंह पर ताला लगाए भी बैठा है। दोस्तों जब ये मार्च संसद की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी वक्त संसद के अंदर एक और खेल चल रहा था। मॉनसून सत्र का पहला दिन था। राज्यसभा में पहले तो नए सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ, फिर जैसे ही मौका मिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे खड़े हो गए और उन्होंने ये मुद्दा उठाना शुरू किया। चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश भाई एक बार सोचिए, नेता प्रतिपक्ष एक बात कहते हैं और सदन बंद हो जाता है। ये लोकतंत्र है क्या? ये वो सदन है जहां जनता की आवाज़ उठनी चाहिए, ये वो सदन है जहां हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। और अगर वहीं पर सवाल उठते ही संसद बंद कर दिया जाए तो फिर उस सदन का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी इमारत है, एसी लगे हैं, कालीन बिछे हैं, माइक है, कैमरे हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात हो तो सब रुक जाता है। ये कैसा संसद है? ये कैसा लोकतंत्र है? दोस्तों खड़गे साहब कोई साधारण नेता नहीं है, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी बात का एक वजन है, एक महत्व है, और जब वो एक बात कहते हैं तो देश सुनता है। लेकिन सदन ने नहीं सुना, सदन के अध्यक्ष ने नहीं सुना, सत्ता पक्ष ने नहीं सुना और सदन बंद कर दिया गया। इससे ये बात साफ हो गई कि इस मुद्दे पर सरकार बात करना ही नहीं चाहती, सुनना ही नहीं चाहती, जवाब देना ही नहीं चाहती। बस मुद्दा उठा नहीं कि सदन ठप कर दो। ये पुरानी तकनीक है, बात मत करो, बहस मत करो, बस दरवाज़ा बंद कर दो।
पूरे मामले पर ढक्कन लगा दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन ढक्कन लगाने से क्या मुद्दा ख़त्म होता है? नहीं होता है, बल्कि और भड़कता जाता है और तेज़ी से भड़कता है। दोस्तों, खड़गे साहब ने बाद में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी और उस पोस्ट में उन्होंने बहुत ही बातें कही है। उन्होंने कहा है कि 2014 से अब तक 152 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, 152, एक दो नहीं, 10-20 नहीं, 50 भी नहीं, पूरे 152 पेपर लीक। और इन 152 पेपर लीक के चक्कर में 25 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। 25 बच्चे जो कल के भारत का भविष्य होते, जो डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, शिक्षक बनते, अफसर बनते, वो सब खत्म हो गए। एक एक करके अपनी जान दे दी, क्योंकि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने रात रात भर पढ़ाई की, वो परीक्षा लीक हो गई। जिस डिग्री के लिए उन्होंने अपने माता पिता के सारे सपने बांधे थे, वो डिग्री बेकार हो गई। जिस नौकरी की उम्मीद में उन्होंने वर्षों मेहनत की थी, वो नौकरी हाथ से निकल गई। और आखिर में क्या हुआ? हार गए, जीवन से हार गए, पंखे से लटक गए, ट्रेन के आगे कूद गए, दवाइयाँ खा ली। और सरकार क्या कर रही थी उस वक्त? भाषण दे रही थी, नई नई योजनाओं का ऐलान कर रही थी, विदेश यात्राओं पर जा रही थी, सेल्फी ले रही थी। दोस्तों, खड़गे साहब ने अपनी पोस्ट में एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जब पेपर लीक होते हैं, जब बच्चे जान देते हैं, जब पूरी व्यवस्था तबाह हो रही है, तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। कोई तो जवाबदेही होगा, कोई तो कुर्सी छोड़ेगा। लेकिन आज के मंत्री कहाँ छोड़ते हैं कुर्सी? कुर्सी तो प्राणों से प्यारी हो चुकी है। पहले कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए, अब कहते हैं वचन जाए पर कुर्सी न जाए। कुर्सी बचाना सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब बाद में। तो शिक्षा मंत्री कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाने वाले, बस भाषण देते रहेंगे, नई शिक्षा नीति दिखाते रहेंगे और बच्चे जान देते रहेंगे। ये चक्र चलता रहेगा जब तक कोई इसको तोड़ेगा नहीं। दोस्तों, इसीलिए ये सांकेतिक शव यात्रा इतनी ज़रूरी है, इसीलिए ये इतनी प्रतीकात्मक है। क्योंकि जब बात करने से काम नहीं चलता, जब मीटिंग करने से काम नहीं चलता, जब चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलता, तो लोगों को कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है जो दिखे, जो सबको हिला दे, जो देश के कोने कोने तक पहुँचे। और इसीलिए छात्रों ने ये तरीका चुना। सफ़ेद चादर में अपनी मरी हुई शिक्षा को लपेट करके वो सड़क पर उतर आए, ताकि जो सांसद अंदर में बैठे हैं वो देखें कि उनके देश की शिक्षा का ये हाल है। और जब मार्च संसद की तरफ बढ़ रहा था, तो पुलिस की तैयारी खड़ी थी, भारी बल तैनात था, सुरक्षा व्यवस्था खड़ी थी, मानो कोई युद्ध होने जा रहा हो। भाई साहब, बच्चे आ रहे थे, छात्र आ रहे थे, कोई हथियार लेकर नहीं आ रहे थे, एक अर्थी लेकर के आ रहे थे, जिसमें ना कोई शव था, ना कोई खतरनाक चीज़, बस एक प्रतीक था, बस एक संदेश था। लेकिन उसी संदेश से इतनी घबराहट, इतना डर, इतनी तैयारी, इससे साबित होता है कि सरकार को पता है कि छात्रों की बात में दम है, इसलिए घबरा रही है। दोस्तों, प्रदर्शन में जो युवा शामिल हुए, उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा और रोजगार पर लगातार अनदेखी हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर लगातार अनदेखी हो रही है। और यही वजह है कि पूरे देश से बच्चे उठ करके दिल्ली आ रहे हैं, पंजाब से बच्चे आ रहे हैं, बिहार से बच्चे आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हर जगह से बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं। और सबकी एक ही आवाज़ है, हमें अपना भविष्य चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई का सम्मान चाहिए, हमें अपनी मेहनत का फल चाहिए। इससे ज़्यादा वो क्या मांग रहे हैं? कोई महल तो नहीं मांग रहे हैं, कोई करोड़ों की गाड़ी तो नहीं मांग रहे हैं, बस अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं, बस अपने भविष्य की गारंटी मांग रहे हैं। और ये भी नहीं मिल रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की, क्योंकि वो अभी भी अस्पताल में हैं, सफदरजंग अस्पताल में हैं, और वहाँ से भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखी है और अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें कम से कम सांकेतिक रूप से इस मार्च में शामिल होने दिया जाए, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए ही सही। क्योंकि वो जानते हैं कि उनका होना कितना ज़रूरी है, वो जानते हैं कि उनकी मौजूदगी से कितनी बड़ी बात कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनके वाइटल्स इतने ख़राब नहीं हुए हैं, ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए ही सही उन्हें इन बच्चों के साथ जाने दिया जाए। ये उनकी अपील है। अब देखते हैं अस्पताल क्या करता है, सरकार क्या करती है। पहले तो एक कहानी सुनाई जा रही थी कि सोनम वांगचुक थोड़े नरम पड़ गए हैं, कि वो पीछे हट रहे हैं, कि उन्होंने अपनी ज़िद छोड़ दी है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो जहाँ थे वहीं हैं, उनकी बात वहीं है, बस उनकी तबीयत की वजह से वो जंतर मंतर पर नहीं पहुँच पाए। लेकिन इरादा वही है, मन वही है, और अब वो चाहते हैं कि वो भी इस मार्च में शामिल हों। दोस्तों, इस पूरे मामले ने विपक्ष को एक कर दिया है। सारी अपोजिशन पार्टियां एक साथ आ गई है, कांग्रेस भी, सीपीएम भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी,
सब जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जंतर मंतर पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वाले बच्चे भारत का भविष्य है, सरकार को तुरंत इनकी बात सुननी चाहिए। सीपीएम की वृंदा करात भी पहुंची, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। यानी अब सिर्फ छात्र नहीं बोल रहे हैं, नेता भी बोल रहे हैं। पहले जो विपक्ष बटा हुआ था, जो अलग अलग खेमों में बटा हुआ था, जो एक दूसरे से नाराज था, वो सब एक हो गए हैं एक मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर। ये उस मुद्दे की ताकत है, ये उस दर्द की ताकत है। दोस्तों, हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये पूरे विपक्ष को एक करने वाला मुद्दा है और शायद पहली बार इतने दिनों बाद ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया ब्लॉक की सारी पार्टियां एक साथ हैं, एक ही मंच पर, एक ही मुद्दे पर। हालांकि शुरू में कांग्रेस ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई थी, क्योंकि जो लोग मंच पर नजर आ रहे थे उनका पुराना अतीत कुछ अलग था। कांग्रेस को लगता था कि ये उनका खेल नहीं है, ये किसी और का खेल है। लेकिन जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे तो कांग्रेस को समझ आया कि अब ये किसी पार्टी का मामला नहीं है, ये छात्रों का मामला है, ये देश के बच्चों का मामला है। और इसीलिए कांग्रेस भी पूरी ताकत से मैदान में उतर आई, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस भी उतर गई और अब पूरा विपक्ष एक स्वर में बोल रहा है। दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, विपक्ष कब तक एक रहेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसे ही दूसरे मुद्दे आएंगे, जैसे ही चुनाव आएंगे, जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा, अंदर की दरार फिर से सामने आ जाएगी। ये हम पहले भी देख चुके हैं। परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष अलग अलग बोल चुका है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके का हाथ छोड़ करके सीधे विजय के साथ जाना चुना। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी अलग राह पकड़ी है। तो एकजुटता बहुत नाजुक चीज है, एक मुद्दे पर तो हो जाती है, लेकिन हर मुद्दे पर एक जैसी नहीं रहती। फिर भी आज के दिन जो एकता दिख रही है वो एक सकारात्मक बात है। कम से कम एक मुद्दे पर तो देश का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या ये सांकेतिक शव यात्रा अपना असर दिखाएगी? क्या संसद के अंदर बैठे लोगों की नींद खुलेगी? क्या शिक्षा मंत्री खुद कदम उठाएंगे? क्या पेपर लीक की जांच होगी? क्या 25 बच्चों की मौत का हिसाब कोई देगा? क्या पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी जिसने जंतर मंतर पर लाठी चलाई? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप करेगी? ये सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं और शायद कल भी अनुत्तरित रहेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम सवालों का जवाब देने में बहुत आलसी है। लेकिन एक बात तय है, इस बार बच्चे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, इस बार युवा इतनी आसानी से घर नहीं लौटेंगे, क्योंकि जब आप अपनी शिक्षा की अर्थी उठा करके सड़क पर उतरते हैं तो पीछे मुड़ करके देखने की गुंजाइश कम होती है। दोस्तों, एक बात और सोचने वाली है, हमारे देश में जब कोई मरता है तो हम शव यात्रा निकालते हैं रीति रिवाज के मुताबिक, सम्मान के साथ, अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ तो शव यात्रा एक ऐसी चीज़ की निकाली जा रही है जो असल में मरनी नहीं चाहिए थी, शिक्षा को जिंदा रहना चाहिए था। ये वो चीज़ है जो देश को आगे ले जाती है, जो पीढ़ियों को बदलती है, जो गरीबी से अमीरी तक का रास्ता दिखाती है, जो एक साधारण बच्चे को असाधारण बनाती है। लेकिन आज उसी शिक्षा की अर्थी निकल रही है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कदर नहीं की, हमने उसमें निवेश नहीं किया, हमने उसे राजनीति का शिकार बना दिया, हमने उसे कमीशन का धंधा बना दिया, हमने उसे पेपर लीक का बाजार बना दिया। और अब जब वो मर गई है तो हम कह रहे हैं कि ये क्या हो गया। भाई, जो कदर नहीं करते उनके पास चीज़ें नहीं रहती है, जो देखभाल नहीं करते उनके पौधे सूख जाते हैं। ये सामान्य सा नियम है और ये नियम शिक्षा पर भी लागू होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसका जिक्र खड़गे साहब ने किया है, वो कोई छोटी बात नहीं है। छात्रों पर लाठी, बच्चों पर लाठी, जो अपनी बात कह रहे थे उन पर लाठी। ये किस देश में हो रहा है? ये उसी देश में हो रहा है जिसने आज़ादी की लड़ाई गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से लड़ी थी, जिसने पूरी दुनिया को शांतिपूर्ण विरोध का पाठ पढ़ाया था। और आज उसी देश में शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही है। ये विरोधाभास है, बहुत बड़ा विरोधाभास है। लेकिन शायद अब हमें इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसे बहुत बार देखा है। किसान आंदोलन में देखा है, नागरिकता कानून के विरोध में देखा है, और अब छात्रों के प्रदर्शन में देख रहे हैं। हर बार एक ही कहानी, बात मत सुनो, सिर्फ और सिर्फ लाठी चलाओ, इससे बात दब जाएगी। लेकिन इससे बात दबती नहीं है, बात और भड़कती है।
दोस्तों आज सुबह से जंतर मंतर पर हलचल है, लगभग 10,000 लोग इकट्ठा हो चुके हैं और ये मार्च संसद की तरफ जा रहा है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, हर कोने पर पुलिस बल है, हर चौराहे पर बैरिकेडिंग है, मानो कोई बड़ा हमला होने वाला है। जबकि ये मार्च शांतिपूर्ण है, कोई हिंसा नहीं हो रही, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही, बस लोग चल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसे इतनी बड़ी चुनौती के रूप में लिया है कि पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। ये इस बात का सबूत है कि सरकार डरी हुई है। जब सरकार आत्मविश्वास से भरी होती तो वो बातचीत करती, लेकिन जब सरकार डरी होती है तो वो बल का इस्तेमाल करती है। आज की सरकार क्या कर रही है ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले का क्या नतीजा निकलता है। क्या सरकार बच्चों की बात सुनेगी? क्या शिक्षा मंत्री कोई बयान देंगे? क्या प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? क्या संसद में इस पर बहस होगी या फिर हर बार संसद बंद कर दिया जाएगा? क्या सोनम वांगचुक अस्पताल से बाहर आ पाएंगे और इस मार्च में शामिल हो पाएंगे? क्या 25 बच्चों की मौत का इंसाफ मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे दोस्तों। लेकिन एक बात तय है, ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जब मुद्दे बड़े होते हैं तो लड़ाई भी लंबी चलती है। और ये मुद्दा वाकई बहुत बड़ा है। ये किसी एक बच्चे का मुद्दा नहीं है, ये लाखों बच्चों का मुद्दा है, ये करोड़ों परिवारों का मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है। दोस्तों अंत में एक बात कहना चाहूँगा, जब भी किसी देश में शिक्षा की अर्थी उठती है तो समझ जाइए कि उस देश का भविष्य खतरे में है, क्योंकि शिक्षा वो नींव है जिस पर देश की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमज़ोर हो जाए तो इमारत कब गिर जाएगी पता नहीं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस अर्थी को रोकें, हम इस शव यात्रा को यहीं थामें और अपनी शिक्षा को दोबारा जिंदा करें। इसके लिए हमें भी बोलना पड़ेगा, हमें भी सवाल पूछने पड़ेंगे, हमें भी सिस्टम को जगाना पड़ेगा। सिर्फ छात्रों के भरोसे नहीं छोड़ सकते इस लड़ाई को, ये हम सबकी लड़ाई है। तो आप भी अपनी आवाज़ उठाइए, अपने घर में बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, सोशल मीडिया पर बात कीजिए और अपने नेताओं से सवाल पूछिए कि आखिर हमारी शिक्षा का ये हाल क्यों? आखिर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? आखिर बच्चे जान क्यों दे रहे हैं? आखिर संसद बच्चों की बात क्यों नहीं सुन रही? इन सवालों का जवाब मांगिए, क्योंकि जवाब मांगना आपका अधिकार है। और आज नहीं मांगेंगे तो कल आपके बच्चे मांगेंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि सरकार बच्चों की बात सुनेगी? क्या आपको लगता है कि ये सांकेतिक शव यात्रा असर करेगी, या फिर हमेशा की तरह ये भी एक और आंदोलन बन करके रह जाएगा? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और ज़रूरी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।